वो भारत जिसने दुनिया को ज्ञान मार्ग दिया, उस भारत में ज्ञान एक घिनौना शब्द बन गया, गाली बन गया है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर किसी के 33% अंक आ रहे हैं तो उसको हम पास घोषित क्यों कर दें? मुझे बताओ। यहां पर आप बता दें कि मैं फलानी पार्टी का युवा कार्य करता हूं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, तो आपको ज्यादा इज्जत मिल जाएगी। कुछ बातें हैं शिक्षा को लेकर के मेरे मन में। मैं समझता हूं सबके लिए जबरदस्त कड़ी रिगरस शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, कम से कम 23 की उम्र तक। नमस्ते आचार्य जी। पहले मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय आने के बाद मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे बाबा लोग हैं जो अपना आधिकारिक ऐप बना ली है और ऐड के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं कि वो हमारे जन्म कुंडली देखकर, हमारा ग्रह नक्षत्र देखकर हमें बताएंगे कि हम किससे प्रेम करते हैं, हमारा शादी कब और किससे होगा, हमें नौकरी कब मिलेगा। आपसे सीखा है कि ये सब अंधविश्वास है, कोई जोड़ा पूर्व में निर्धारित नहीं होता। तो फिर सरकार इन्हें बैन क्यों नहीं करती अगर ये अंधविश्वास है तो? अरे बाबा, क्या पूछ रहे हो? वही अज्ञान जो इन बाबाओं को जिंदा रखे हुए है, उसी अज्ञान के आधार पर तो आज़ादी के बाद से आज तक सरकारें बनती रही हैं ना। अज्ञान अगर इसलिए हटा दिया कि ये बाबा लोग झाड़ फूक और जंतर मंतर और भविष्य और अतीत और ये सब नाटक कर रहे हैं, इस नाते अगर अज्ञान हटा दिया तो सरकारें भी तो गिर जाएंगी। अगर शिक्षा पर ध्यान दिया ही गया होता तो दो बातें होती। भारत में 1947 के बाद से जो सबसे बड़ा अपराध हुआ है वो ये कि हमने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। भारत के साथ ही पूरा जो दक्षिण पूर्व एशिया था वो आज़ाद हुआ था। चीन भी लगभग उसी समय, जापान की भी दुर्गत हुई थी 1945 में, तो उसकी भी हालत ख़राब हो चुकी थी। कोरिया की भी हालत ख़राब थी। और ये जितने आपके इधर के देश हैं साउथ ईस्ट, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये सब लगभग एक समय पर ही अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, सब के सब। फिलीपींस, इनमें और भारत में अंतर क्या रहा? इनमें और भारत में अंतर ये रहा कि भारत ने शिक्षा को सबसे कम कीमत का समझा। आजादी के बाद के दशकों में शिक्षा के बहुत जबरदस्त कुछ स्तंभ खड़े भी किए गए, तो वो उच्च शिक्षा में थे, उच्चतर शिक्षा में थे। हम IIT IIM वगैरह का नाम लेते हैं, हम ISC की बात करते हैं। ISC तो खैर आज़ादी से पहले का है। हम एम्स की बात करते हैं, हम कुछ अन्य संस्थानों की बात करते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि इन संस्थानों में पहुंचने वाले लोग लाखों में एक थे। जिन लोगों को शिक्षा की ज़रूरत थी, वो सब लोग जो शिक्षा की धारा में प्रवेश करते हैं 4 साल 5 साल की उम्र में, उनमें से लाखों में कोई एक होता है जो जा करके हायर एजुकेशन के इन मंदिरों से लाभ उठा पाता है। और जो लाभ उठाते हैं उनमें से भी बहुत सारे तो बाहर चले जाते हैं। तो जो भारत में ही रहने वाले लोग हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा रही। भारत का जो आधारभूत शैक्षणिक ढांचा है वो आज भी विश्व के दुर्बलतम में से एक है। उसका नतीजा यह है कि आम भारतीय बहुत अनपढ़ है। बड़ा गंदा लगेगा सुनने में, पर ऐसी ही बात है। हमें बस इस बात की खुशी है कि हम
जैसे ज्यादातर मामलों में, वैसे ही इस मामले में भी पाकिस्तानियों से आगे हैं। पाकिस्तानियों से बस, बांग्लादेशियों से नहीं, वो निकल गए आगे। तो पहली बात तो हमारे यहाँ पर अभी भी 2023 में भी जो शिक्षा दर है वो 75% से आगे निकली नहीं है। 25% तो हमारे यहाँ आधिकारिक रूप से अनपढ़ हैं, ऑफिशियली इलिटरेट 25%। और यह जो 75% है, इसमें बहुत बड़ा अनुपात उनका है जो बस अपना नाम लिख पाते हैं। सरकार के अनुसार अगर बैंक में आपको अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती तो आप साक्षर हो। आप अगर अपना नाम लिख सकते हो तो आप अनपढ़ में नहीं गिने जाते सरकारी दस्तावेजों में। अनपढ़ बस वो है जो अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप नहीं हो तो सरकार के हिसाब से आप। सच तो यह है कि पढ़ने लिखने वाले भारतीय जो सचमुच पढ़ सकते हो, शायद अभी भी 50% भी ना हो देश में। 25% तो वो जो आधिकारिक रूप ऑफिशियली इलिटरेट, पढ़ ही नहीं सकते। 25% वो जिनको बस अपना नाम लिखना आता है, तो कहीं पर कुछ होता है तो अपना नाम लिख देते हैं। उसके बाद उनकी संख्या आती है जो पढ़ना तो जानते हैं पर पढ़ने की कीमत नहीं जानते। तो उनको अगर दिया जाए अखबार की पढ़ लो तो कोशिश करके पढ़ तो लेंगे, पर वो कोशिश करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ने का मूल्य नहीं पता। पढ़ने का मूल्य भी तो शिक्षा बताती है ना। अगर शिक्षा ही ठीक ना हो तो कैसे पता चलेगा कि शिक्षा का मूल्य क्या है। पढ़ाई लिखाई का बहुत मूल्य है, ये भी तो पढ़ाई लिखाई ही बताती है ना। पढ़े लिखे ना हो तो ये भी नहीं पता होगा कि हम पढ़े लिखे नहीं है, कितना कुछ गंवा दिया जिंदगी में। कुल मिलाकर के जिनको आप शिक्षित कह सको, शिक्षित व्यक्ति वो होता है जिसके सोचने समझने की शक्ति जागृत हो गई है। शिक्षित लोग भारत में, मुझे ताज्जुब होगा अगर 1 या 2% से ज्यादा है। 100 में से 1 व्यक्ति है भारत में जो शिक्षित है। आपने 2 नाम लिए, आपने कहा एक बाबा और एक सरकार। 1% शिक्षित लोग हैं, 99% अशिक्षित हैं। उन्हीं अशिक्षितों से बाबा भी चल रहे हैं, उन्हीं से सरकारें भी चलती आई हैं आज तक। सरकारें कैसे ये जंतर मंतर और अंधविश्वास बंद कर देंगी? नहीं कर सकती। सरकारी स्कूलों की क्या हालत होती है, और ज्यादातर लोग पढ़ाई तो सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं। क्या हालत है वहां शिक्षा की, किसको क्या पता है? किसकी सोचने की क्षमता जागृत हो रही है? साधारण स्कूलों में जो टॉपर भी होते हैं, क्या वो थिंकर्स होते हैं? और ये अभी हम शीर्ष 5% की बात कर रहे हैं। 25 और 25 और 25 को तो हम पहले ही हटा चुके हैं कि वो तो खत्म ही थे। अब जो बचे हैं 25, उनमें जो शीर्ष है, टॉपर्स, उनकी बात कर रहे हैं। क्या वो विचारक होते हैं या रट्टा मारते हैं? बहुत ज्यादा साल नहीं बीते, उत्तर प्रदेश की एक सरकार ने बाकायदा आधिकारिक रूप से नकल करा करके लड़कों को बोर्ड पास कराया था। आप क्या समझ रहे हो कि यहां विचारक पैदा होने वाले हैं? जो भारत में स्टेपल ब्रेड एंड बटर डिग्री हैं वो है बीए और बीएससी। और डिग्री कॉलेजेस की क्या हालत रहती है आप जाकर देखिए। वहां पे जो लड़का या लड़की पढ़ रहा है उसको कुछ होश है, उसे कुछ समझ में आ रहा है, उसे दुनिया की कुछ खबर है। आप उससे दुनिया की किसी मुद्दे पे 2 बातें करके दिखा दीजिए। इन लोगों को पता है क्या कि वोट कहां डालना है? इनको पता है क्या जिंदगी कैसे चलानी है? तो फिर ये चले जाते हैं किसी एस्ट्रो गुरु के पास।
आपको कोई ताज्जुब होता है क्या जब आप देखते हो कि कोई व्यक्ति बोलता है साहब मैं एमए हूं और वो जबरदस्त अंधविश्वासी होता है? कोई ताज्जुब होता है क्या? अगर वो सचमुच एमए होता तो अंधविश्वासी कैसे हो सकता था? अभी हम उनकी नहीं बात कर रहे जो शिक्षा पा ही नहीं पाए, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने पा ली। हमारा तंत्र इतना दीमक से चटा हुआ है कि यहां जो बीए एमए करके बैठे हैं वो भी अशिक्षित ही उनको जानिए आप। हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा क्या है जो हमें मौलिक चिंतन के लिए और स्वतंत्र विचार के लिए प्रेरित करता हो? कुछ करता है क्या? थोड़ा सा जो अभिजात्य वर्ग है और शहरों की कुलीन हवा है उससे दूर चले जाइए। तो लड़के पढ़ इसलिए रहे हैं कि किसी तरीके से नौकरी लग जाए, लड़कियां पढ़ इसलिए रहे हैं किसी तरह से शादी हो जाए। इसको आप शिक्षा बोलोगे क्या? इनको आप शिक्षित बोलोगे? ये शिक्षित है? अंग्रेजी में बीए करने वाले अंग्रेजी का एक वाक्य साफ ना लिख पाए। फिलॉसफी में डिग्री लेकर के बैठे हैं, फिलॉसफी की दो बातें इनसे कहलवा लो उलझ जाएंगे। इन्हें डिग्री मिल कैसे गई? मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर किसी के 33% अंक आ रहे हैं तो उसको हम पास घोषित क्यों कर दें? मुझे बताओ। 10 में से 3, 3.5 नंबर आए हैं, मैं उसे 3rd डिवीजन में भी पास क्यों घोषित कर रहा हूं? बोलो क्यों करें? क्यों नहीं पासिंग परसेंटेज 70 होना चाहिए? जवाब दीजिए। 70 से नीचे नंबर आए, दोहराओ ना। तुम्हें नहीं समझ में आया अभी? क्या जल्दी है आगे भागने की? जब पीछे की बात नहीं समझ में आई है तो दोहराओ। ये कितनी बड़ी साजिश है विचार के खिलाफ, मन और चेतना के खिलाफ कि 100 में से 33 नंबर लाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। क्यों बढ़ जाओगे? क्यों बढ़ाना है उसे आगे? उसे दोहराओ। 70 नहीं 80 पे बोलो, दोबारा कर। जिंदगी आपको माफ कर देती है क्या? 100 में आप 33 लाते हो तो बोलो। जब जिंदगी नहीं माफ करती तो स्कूल क्यों माफ करता है? यहां तो 33 भी नहीं लाने होते, 28 पर ग्रेस देके पास कर देते हैं। आप छोटे शहरों में और देहात में चले जाइए, वहां पर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में लड़कियों को फेल नहीं करते। कहते इसका ब्याह होना है, इसको फेल वेल क्या करें? उसको 2 बातें पक्की होती हैं, पहला कॉलेज नहीं जाना होगा, दूसरा फेल नहीं होंगी। क्योंकि छोटी सी जगह है, वहां सब एक दूसरे को जानते हैं। वहां जो कॉलेज का टीचर है वो उसके उधर ही कहीं मोहल्ले में पड़ोस में रहता होगा, सब एक दूसरे को नाम से जानते हैं। और फलाने की लड़की पढ़ने आती है, उसको फेल कर दोगे? ऐसे कैसे फेल कर दोगे? कैसे फेल कर दोगे? वो फेल करेगी नहीं। और ये भी पक्का है कि उसको कॉलेज आने के लिए भी कभी प्रेरित नहीं करा जाएगा। लड़की ये क्या करेगी कॉलेज आके? पैंतीस नंबर देके, 45 नंबर देके, बहुत हुआ तो 55 नंबर दे करके आगे बढ़ाओ ना, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। विकसित देश वो होते हैं जहां सबसे महत्वपूर्ण और सम्माननीय काम होता है शिक्षण। अमेरिका में अगर आपके नाम के आगे DR लगा हुआ है तो आप विशिष्ट हैं। अमेरिका में अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप में कुछ खासियत है। और भारत में शिक्षण के क्षेत्र में वो जाते हैं जिन्हें और कोई काम नहीं मिलता। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। फिर समाज भी उन्हें उसी हिसाब से इज्जत देता है।
अद्वैत लाइफ एजुकेशन के दिनों की बात, तो वहां पर स्टूडेंट्स के लिए HIDP होता था। अब पता चले कि स्टूडेंट्स बेहतर हो पाए, इसमें रोड़ा बन रहे हैं वहां के टीचर्स ही कॉलेजों के। तो मुझे अद्भुत लगा, तो टीचर से बात करनी शुरू करी, तो पता चला कि इनसे ज्यादा निरुत्साही और दमित वर्ग तो कोई दूसरा होता ही नहीं है। इनसे पूछो बात क्या है, तो बोले हम प्राइवेट कॉलेज के टीचर, हमें कोई लड़की नहीं देता। बोलते एक तो टीचर, वो भी प्राइवेट में। कोई इज्जत ही नहीं है हमारी कहीं भी। कोई इज्जत नहीं। इससे हमें समाज की चेतना के स्तर के बारे में पता चलता है कि जहां टीचर होना सम्मान की बात ना होती हो, शिक्षक होना सबसे ऊंचे सम्मान की बात होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हालत यह है कि जिन लोगों को कुछ और नहीं करना होता, व्यवस्था ऐसी बनी है और उस व्यवस्था में लोग भी वैसे ही जा रहे हैं, वो कहते हैं हमें शिक्षक बनना है। और उसमें अगर कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं उत्साही, ऊर्जावान, तो उनका दम निकल जाता है। वो या तो घुटने टेक देते हैं या शिक्षण छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हम कुछ और कर लेंगे। एक देश कैसा है, एक समाज कैसा है, यह किसी भी और चीज पर इससे ज्यादा निर्भर नहीं करता कि वहां पर शिक्षा का स्तर कैसा है। भारत की दुर्दशा का केंद्रीय कारण है शिक्षा का अपमान। शिक्षा का अपमान, शैक्षणिक संस्थानों का अपमान और शिक्षक का अपमान। यहां पर आप बता दें कि मैं फलानी पार्टी का युवा कार्य करता हूं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, तो आपको ज्यादा इज्जत मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप बोल दें कि मैं फलाने कॉलेज में प्रोफेसर हूं। फलाने कॉलेज में क्या है? अच्छा, एसोसिएट प्रोफेसर है, चलिए उधर बैठिएगा। और वहीं पर एक आ जाए, ये क्या है? ये बाहुबली, दबंग, धाकड़, युवा छात्र नेता। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, इनको पानी पिलाओ। ये छात्र नेता क्या होता है? छात्र हो कि नेता हो? भारत दुनिया का अग्रणी देश है छात्र राजनीति के मामले में, और जिन कैंपसेस में स्टूडेंट पॉलिटिक्स भारत में जितनी ज्यादा है, वहां शिक्षा का स्तर उतना गिरा हुआ है। वैसे ही देख लीजिए कि देश के अलग अलग हिस्से, अलग अलग राज्य, जहां पर शिक्षा का स्तर ऊंचा है, वहां जीवन का स्तर भी ऊंचा है, वहां राजनीति का स्तर भी बेहतर है। और जहां शिक्षा का स्तर जितना गिरा हुआ है, वहां पर लिंग अनुपात भी उतना गिरा हुआ है, वहां जातिवाद भी उतना ज्यादा है। जितने तरीके के रोग हो सकते हैं, सबसे ज्यादा देश के उन्हीं क्षेत्रों में है जहां शिक्षा की सबसे ज्यादा दुर्दशा है। और मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां समस्या ये नहीं है कि बेचारा एक दिहाड़ी वाला मजदूर अनपढ़ है। हमारे यहां विडंबना बड़ी से बड़ी ये है कि जो अपने आप को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, कहते हैं वो भी महा अनपढ़ हैं। मैं सिर्फ बीए बीएससी की भी बात नहीं कर रहा हूं, वो बीटेक एमटेक करके बैठा होगा, उससे पूछो जिंदगी में किताबें कितनी पढ़ी हैं? हाँ? इसको अनपढ़ क्यों नहीं बोलेंगे?
इसको अनपढ़ क्यों नहीं बोलेंगे? किताब पढ़ी ही नहीं जाती। क्या करते हो फिर? ये वीडियो देखते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। तुम्हें अगर इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है तो ये उसके लिए भी किताबें नहीं पढ़ेंगे, ये उसके लिए भी जाकर के किसी छपरी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखेंगे 15 मिनट का, जिसमें वो 15 मिनट में इनको बता देगा कि वॉरेन बुफे कैसे बनना है। किताबों से भारत को जैसे चिढ़ हो गई है। वो भारत जिसने दुनिया को ज्ञान मार्ग दिया, उस भारत में ज्ञान एक घिनौना शब्द बन गया, गाली बन गया है। हमारे वीडियोस पे आकर के यही जो सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बीटेक आज की नई फसल है, ये आकर के बताया करती है। ज्ञान के साथ ही एक ऐसा शब्द जोड़ती है जो खोद से मिलता जुलता है। ये कहते हैं ज्ञान मत खोद। ये ज्ञान के लिए इनका सम्मान है। नहीं तो मुझे थोड़ी कुछ बोल रहे हो, मुझे तो यही बोल रहे हो कि मैं ज्ञान दे रहा हूं। तुमने जो खोदा खोदी करी है वो मेरे साथ नहीं करी, वो ज्ञान के साथ करी है। जिधर देखो उधर बस वही, जैसे पशु चेतना। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पूछो कुछ नहीं पता होगा। इजराइल हमास चल रहा है, एक वर्ग के हैं तो मार दो मार दो मार दो, ये सब जितने हैं ये फिलिस्तीन वाले मार दो, हिजबुल्लाह मार दो, हमास मार दो, क्यों मुसलमान है इसलिए मार दो। अरे भाई, किसी मुद्दे को थोड़ा सूक्ष्मता से तो देख लो। और अगर मुस्लिम पक्ष से आ रहे हैं तो फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। भाई बात तो समझ लो, कुछ पता है? इतिहास क्या है उस जगह का, चल क्या रहा है, बात क्या है? कुछ नहीं। हर आदमी जाहिल, कहीं विचार में सूक्ष्मता नहीं, नुएंसेस नहीं, मुद्दे की जड़ तक पहुंचने का कोई आग्रह नहीं, बात को पूरा समझने की कोशिश नहीं। आपको मालूम है, ये जितनी गालीबाजी चलती है, मैं आपकी संस्था की बात कर रहा हूं, और आपकी संस्था को दिन में हजारों के हिसाब से गालियां, धमकियां, घृणा आदि मिलती है। जितनी गालीबाजी चलती है, आमतौर पे वो लोग होते हैं जो गाली भी ठीक से नहीं लिख पाते। कितनी अजीब बात है। देखो बेटा, ये जो तुमने लिखा ना, वाहन नहीं होता, बहन होता है। जाओ पहले घर जाओ और अपनी बहन से बहन लिखना सीखो, और फिर ये खोदा खोदी करना। अभी जो पूछ रहे थे, क्या बोल रहा था मैं, कि एक जवान आदमी, एक लड़का खड़ा होता है, उधर उधर देखता है, और क्या पाता है? डिस्टॉर्टेड स्पेसिमेंस, सिर्फ अगलीनेस अगलीनेस अगलीनेस, शब्दों में, विचार में, भाषा में, आचरण में, सिर्फ कुरूपता कुरूपता कुरूपता।
सोफिस्टिकेशन, मंजा हुआ होना, व्यक्तित्व का निखार, बोध में गहराई, ये सब तो शिक्षा से आते हैं ना। और मान लीजिए आपको तंत्रगत शिक्षा नहीं भी मिली, ठीक है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब आपके नहीं बहुत अच्छे थे, मान लिया, तो स्वाध्याय में क्या परेशानी है भाई? खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? मैं आपसे कह रहा हूं, इंसान बनना ही बहुत मुश्किल है अगर कम से कम 50 श्रेष्ठ कोटि की किताबें आपने नहीं पढ़ रखी हैं तो। दुनिया में लगभग 300-400 किताबें ऐसी हैं जो सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूं कि जीवन की मजबूरियां होती हैं, शायद हर व्यक्ति 300-400 किताबें ना पढ़ पाए। लेकिन अगर आप कहें कि उन 300-400 किताबों में आपने 50 भी नहीं पढ़ी हैं, तो अपने आप को शिक्षित छोड़िए, साक्षर कहने का भी आपको हक नहीं है कोई। श्रीमद् भगवत गीता उन 50 किताबों में से एक है। एक ही है, और भी है, वो पढ़नी भी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। नहीं तो मुंह खोल करके बोल देने से हम इंसान नहीं हो जाते ना। मुंह खोल करके तो हर पशु बोल देता है, वो भी उनका ओपिनियन ही तो होता है। रात भर कुत्ते सड़क पर क्या कर रहे होते? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, फ्री एक्सप्रेशन इन अ लिबरल कंट्री। वो तो कोई भी कर सकता है। आचरण में, वक्तव्य में और व्यवहार में सौंदर्य, गहराई, सूक्ष्मता, ये बातें होती हैं आनंद की। जब तक ये नहीं होंगी तब तक ये क्रूडनेस है कि वहां पर वो एस्ट्रो वाला एक बैठ गया और वो आपको बता रहा है कि ये जो आपका सेकंड हुकअप है, कल कोई मुझसे बोल रहा है कि आपका जो सेकंड हुकअप है, बाबा जी ने बताया, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ दीजिए क्योंकि इसी से आपका ब्याह होना है। अब वो कूल बनने के लिए आज की पीढ़ी की भाषा में बात करते हैं, कहते हैं इसी से आपका होना है। क्यों? क्योंकि इससे आपका वो सब राहु केतु मिल गया है। कुछ बातें हैं शिक्षा को लेकर के मेरे मन में। मैं समझता हूं सबके लिए जबरदस्त, कड़ी, रिगरस शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए कम से कम 23 की उम्र तक। मैं समझता हूं कि गणित ऐसा विषय नहीं है जिसे 10वीं में ही समाप्त किया जा सके किसी के लिए भी। गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र ये कम से कम 12वीं तक चलने चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हायर साइंस और लोअर साइंस हो, कि जिन्हें आगे विज्ञान में ही आगे बढ़ना है उनके लिए एक तरह का उच्चतर विज्ञान हो सकता है, और जिन्हें विज्ञान में आगे नहीं बढ़ना है उनको साधारण विज्ञान की समझ दी जाए। पर 10वीं में मामला नहीं हो पाता भाई, हम नहीं जानते विज्ञान, वहीं से तो अंधविश्वास आता है। आप ले आइए बाहर से, आधे लोगों को अगर आप बता देना कि यहाँ पे ऐसे एक खास तरीके से फूंक मारी जाए तो सोफा उड़ जाएगा, तो मान लेगा। कहीं फूंक मारने की एक विशेष विधि होती है जिसमें सोफा उड़ने लगता है, वो मान लेगा। क्यों? क्योंकि हम अशिक्षित हैं। इसी तरीके से जिन लोगों ने विज्ञान चुना है उनके लिए जो बातें आर्ट्स की परिधि में आती हैं सामान्यतया, वो भी कुछ वर्षों के लिए या कुछ सेमेस्टर्स के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। समाजशास्त्र आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए, फिलॉसफी और साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के निकल गए और आपने कभी साइकोलॉजी फिलॉसफी पढ़ी नहीं, आप इंसान कैसे हो अभी?
आप इंसान ही नहीं हो। इसी तरीके से साहित्य बहुत जरूरी है, लिटरेचर। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, लिटरेचर कंपलसरी होना चाहिए। और मैं ये भी जानता हूं कि जो हमारी व्यवस्था अभी चलती है 10+2+3 वाली, उसमें इतना कुछ समाएगा नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 23 साल तक पढ़ाई सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए और सरकार द्वारा मैंडेटेड होनी चाहिए, ताकि गरीब का बच्चा भी 23 साल तक पढ़ सके बिना रोजी रोटी की परवाह करे। नहीं तो वो कहेगा कि 23 साल तक मैं पढ़ ही रहा हूं, घर वाले भूखे मर रहे हैं, काम कैसे चलेगा। जो पढ़ने लग जाएं उनको 18 की उम्र के बाद से स्कॉलरशिप सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। और न पढ़ने का अंजाम यह होना चाहिए कि आप अभी और पढ़ोगे। स्कॉलरशिप इतनी ही है कि उससे बस अपना किसी तरह खर्चा पानी निकलेगा, ऐश नहीं कर पाओगे। तुम मत पढ़ो, तुम 30 साल तक पढ़ोगे। नियम होना चाहिए कि कोई नौकरी नहीं दी जाएगी आपको अगर आपकी शिक्षा नहीं पूरी हुई है, क्योंकि हमको बस पैसा कमाने की मशीनें थोड़ी ही चाहिए, हमें इंसान चाहिए। हमें वो आदर्श नहीं चाहिए कि फलाना कॉलेज ड्रॉप आउट था लेकिन देखो अब अरबपति है, करोड़पति है। कॉलेज ड्रॉप आउट था, करोड़पति है, होगा, जानवर है अभी भी। अरबपति जानवर नहीं हो सकते क्या? आप अरबपति हैं, आप मरते हुए अपना सारा पैसा अपने कुत्ते को रख जाइए, अपनी वसीयत बनवा करके, मेरा कुत्ता मेरे $8 मिलियन का हकदार हुआ आपसे, तो है तो अभी भी वो भौ भौ। श्लोक थोड़ा ही बोलेगा $8 मिलियन आ गए तो। पर ये भी अब खूब आदर्श बन गया है कि अरे एजुकेशन में क्या रखा है, गेट हैंड्स ऑन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। क्या हैंड्स ऑन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस? न इतिहास का पता, न भूगोल का पता, न मनोविज्ञान का पता, न विज्ञान का पता। तू पैसा कमा भी लेगा तो करेगा क्या उसका? इस देश को एक वास्तविक रूप से शिक्षित पीढ़ी की जरूरत है। हम सब बदल देंगे, भारत को ही नहीं, हम पूरी दुनिया बदल देंगे। एक पीढ़ी चाहिए। और बस कुछ और नहीं, शिक्षा 23 साल चाहिए, बस एक पीढ़ी। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो 23 साल के लिए मिल जाए, फिर देखिए भारत क्या बनता है। और कोई उसमें हमें ऐसा छेद नहीं छोड़ना होगा जिससे लीकेज हो जाए। जो बच्चा शिक्षा की धारा में प्रविष्ट हो वो पूरी तरह शिक्षित होने के बाद ही बाहर निकले। यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप पूछेंगे धर्म का क्षेत्र ठीक हो गया? हाँ हो गया। राजनीति ठीक हो गई? हाँ हो गई। अच्छे खिलाड़ी निकलने लगे? हाँ निकलने लगे। ओलंपिक में पदक आने लगा? आने लगा। अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई? हाँ हो गई। सब कुछ अच्छा हो गया क्योंकि हम शिक्षित हो गए, हम इंसान बन गए ना। सब अच्छा हो जाएगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो व्यर्थ ही है। पत्रकारिता बेहतर हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। टीवी पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो पूरा बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। अभी टीवी पे जो दिखाया जाता है वो गवारों के लिए दिखाया जाता है भाई, और गवार ही उसका भोग करते हैं। और हालत इतनी बदतर होती जा रही है कि पहले आपको किसी को प्रभावित करना होता था
तो आप अपनी शिक्षा वगैरह दिखा करके, या आप अपनी भद्रता दिखा करके, या आप अपनी भाषा दिखा करके, खासकर अंग्रेजी, आप उसको प्रभावित करते थे। होता था ना आज से 10-20 साल पहले तक। अब आप किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते अपनी इंग्लिश दिखा के। अब आप लोगों को प्रभावित करते हो अपनी घबराई दिखा के। अब वो जरूर डरेगा। बीते कुछ दिनों में, महीनों में मैंने अच्छे बड़े होटल्स में और रेस्टोरेंट में गवरई का नंगा नाच होते देखा है, और होटल का पूरा स्टाफ, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सब बेबस खड़े होते हैं। वो गंवार लोग वहां चढ़ाए हैं और हर तरीके की अभद्रता कर रहे हैं, अशोभनीय बिल्कुल। हमें ऐसा देश चाहिए जहां हम सम्मान दें किसी व्यक्ति के ज्ञान को। ज्ञानी को सम्मान होना चाहिए, गवार को नहीं। और भारत में इस वक्त जो लहर चल रही है उसका नाम है गवार स्वैग। जो जितना गवार है वो उतने स्वैग में है, और जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना दबा हुआ है। हमने 1947 के बाद से गलती करी है, और आज हम और बड़ी गलती कर रहे हैं। शिक्षा का अपमान, ज्ञान की उपेक्षा, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम है और मैं आचार्य जी को लगभग 2 साल से सुन रहा हूँ। मैं अपने जीवन में ये खोज रहा था कि मेरे जीवन में जो दुख है वो क्यों है और मुझे कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है। आचार्य जी को सुनने के बाद मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ में सफल हुआ और मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं आचार्य जी के संग अभी 5 महीनों से भगवद गीता का पाठ कर रहा हूँ, गीता समागम से जुड़ा हूँ। तो मुझे एक के बाद एक जो श्लोक के अर्थ समझ में आ रहे हैं, जो कि आचार्य जी वेदांत आधारित अर्थ समझा रहे हैं, वो मेरे जीवन को एक नया आयाम दे रहे हैं। और साथ ही जो मेरे साथी जो हज़ारों लोग घर बैठे आचार्य जी के संग गीता पढ़ रहे हैं, उन्हें भी बहुत लाभ हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द गीता समागम से जुड़ेंगे। धन्यवाद।